हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मार्च 2025 के हैं और ये आपके आने वाले यूपीएसआई, यूपी आरओआरओ, इनफैक्ट यूपी पीसीएस, इन सारे एग्जाम्स में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये सारे करंट अफेयर्स जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ये 4 पार्ट्स में है, 25-25 क्वेश्चन करके हैं, 100 क्वेश्चंस हैं। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये तो अच्छे से इनको रट जाओ आप, ठीक है। उस सीरीज में ये जो है ये चौथा पार्ट है। इसके पहले मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसका जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस जगह पे डिलीवर कर दी जाती हैं। ये है टेलीग्राम का यूज़र नेम, यहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। Recently, the PM Narendra Modi chaired the 7th meeting of National Board of for Wildlife. पहला सेंटेंस है, द मीटिंग वॉज हेल्ड इन गुजरात। द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 22 सितंबर 2003। कह रहा है इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, यानी कि कौन सा सेंटेंस सही है। सो अगर हम बात करें पहला, तो ये जो मीटिंग हुई है ये गुजरात में हुई है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस इज राइट। अगर दूसरे की बात करें तो द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 22 सितंबर 2003, ये वाला भी सेंटेंस सही है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो पहले ये इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम फिर हो गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। पहले क्या था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अगर इसकी बात करें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, तो टोटल 47 मेंबर्स हैं इसमें, और इसका जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, वो पीएम होते हैं। तो अभी के जो चेयरपर्सन है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के, वो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, ठीक, नरेंद्र मोदी जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया, फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसमें, इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। तो जो ह्यूमन है और वाइल्ड लाइफ जो जानवर है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करने के लिए ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। तो कह रहा है किस शहर में, किस सिटी में इसका इनॉग्रेशन किया गया। ऑप्शन है कोयम्बटूर, नासिक, पुरी, पणजी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और हाँ, बस यही इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना कह सकते हो। हाँ, 7th नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग थी जो कि गुजरात में हुई थी, और उसी के जरिए, जो भी इसके पहले मैं जो क्वेश्चन करवाया हूँ, उसी के जरिए इसकी स्थापना की गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, द 12th रीजनल 3R and Circular Economy Forum in Asia and Pacific forum was recently seen in the news. With its reference, consider the following statements. तो अभी 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया हुआ है, एशिया एंड पैसिफिक। तो ये 3R बेसिकली है क्या, ये 3R वही है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना। तो ये वही था। तो उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है, द थीम ऑफ द फोरम रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजीज एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। एसडीजीज क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक। और दूसरा है, द 12th फोरम वाज होस्टेड बाय इंडिया इन महाराष्ट्र। कह रहा है इनमें से कौन से सेंटेंस सही है। अगर बात करें तो पहला तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये हुआ है इस और इसकी जो थीम रही है वो यही है, रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजीज एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। बट इसकी जो स्थापना, सॉरी, इसका जो होस्ट है इंडिया तो है, बट हुआ कहाँ पे, वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में ना होकर के इसको होस्ट किया गया है राजस्थान में, ठीक। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। ये 3 से 5 मार्च 2025 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 79, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। किसको कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स अपॉइंट किया गया। ऑप्शंस है डॉक्टर मयंक शर्मा, राजकुमार अरोड़ा, विश्वजीत सहाय या फिर एएम दास। किसको अपॉइंट किया गया है,
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर मयंक शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। और अगर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की बात करें तो ये जो डिफेंस का अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसके हेड होते हैं। ये क्या करते हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल एडवाइस है, उसका पेमेंट, उसकी अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन सारे चीज़ों का जिम्मा इन्हीं के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ अगर देखें तो लिखा हुआ है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज़ रिसेंटली पेड होमेज एट द इंडियन वॉर मेमोरियल इन नोव शैपेल। ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच सिटी है, तो इसका नाम भी कुछ फ्रेंच है, और प्लीज पार्डन मी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्गली। सो नोव शैपेल है एंड इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये ऑप्शन से इज द राइट आंसर, ये फ्रांस में है। तो फ्रांस में जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, इन्होंने होमेज जो है वो ट्रिब्यूट पे किया। किनको किया? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के सोल्जर्स थे जो कि एलीट फोर्सेस के साइड से लड़े थे, उनकी शहादत को कमेमोरेट करने के लिए वहाँ पे एक मेमोरियल बना हुआ है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड। तो वहीं पे एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ न्यू शैपेल, जो कि हुई थी 1915 में, ठीक 1915 में ये बैटल हुई थी। तो वहाँ पे एलीट फोर्सेस की तरफ से भारतीय सोल्जर्स लड़े थे, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पे ये साहब गए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट वाज रिसेंटली पब्लिश्ड विद इट्स रेफरेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट रिलीज की गई, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। द रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड जॉइंटली बाय फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इनमें से कह रहा है कौन सा सेंटेंस सही है। तो अगर हम बात करें तो ये जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो ये पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। दूसरे सेंटेंस पे अगर हम जाएं तो पहले अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है CSE, ये UN बैक्ड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है और नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उसके बेस पे ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की गई। इसको पब्लिश किसने किया? तो ज्वाइंटली पब्लिश की गई। कौन कौन थे उसमें? तो फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, जिनका नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक। तो उस हिसाब से दूसरा सेंटेंस भी सही है। बस कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ज्वाइंटली पब्लिश की गई है तो एक तो ये MS अहलूवालिया तो है ही, साथ ही साथ नीति आयोग के CEO और इंडिया के G20 शेरपा जो है अमिताभ कांत, वो भी, और उसके साथ ही साथ CSE की डायरेक्टर जनरल, CSE बोले तो वही जो मैंने आपको बताया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसकी जो डायरेक्टर जनरल है सुनीता नारायण, इन्होंने भी साथ में मिलकर के जॉइंटली इसको पब्लिश किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, विद रेफरेंस टू द 97th ऑस्कर्स अवार्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अच्छा, एक्चुअल में ये इधर होना चाहिए था, ये सीरियल नंबर है, ठीक है, और ये कैटेगरी है, और ये किसको अवार्ड दिया गया वो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो कह रहा है बेस्ट पिक्चर, अगर इस सेंटेंस में देखें तो कह रहा है बेस्ट पिक्चर दिया गया कॉन्क्लेव को, बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया माइकी मैडिसन को, या फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया सीन बेकर को। कह रहा है इनमें से कौन सा कोड है वो बिल्कुल सही है, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो मिकी या माइकी कह सकते हो, माइकी मैडिसन को दिया गया। एक मूवी है अनोरा, उसके लिए दिया गया। अब देखो कुछ इससे रिलेटेड और भी चीज़ें अगर हम बात करें तो जो बेस्ट पिक्चर है ना, वो कॉन्क्लेव नहीं है, वो एनोरा है, ANORA। इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया ऑस्कर्स में। और बेस्ट एक्ट्रेस एज आई सेड माइकी या मिकी मैडिसन को दिया गया। बेस्ट एक्टर दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को, जो कि एक जो ब्रूटलिस्ट मूवी है द ब्रूटलिस्ट, उसके लिए दिया गया। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया केरन कल्किन को, एक मूवी है अ रियल पेन, उसके लिए। अगर एक्ट्रेस की बात करें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो वो दिया गया जो साल्डाना को, जो कि इमिलिया पेरेज एक मूवी है, उसके लिए इनको दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले दिया गया सीन बेकर को फॉर अनोरा, ठीक। ओके, क्योंकि यहाँ पे सीन बेकर लिखा हो ना, तो सीन बेकर को क्या दिया गया?
बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एनोरा के लिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केवल 2 ही सही था, बाकी की दोनों गलत मैच थे। क्वेश्चन नंबर 83, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 was recently seen in the news, it is published by। तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 हाल ही में रिलीज की गई और न्यूज में थी, तो इसको पब्लिश कौन करता है? ऑप्शंस है WMO अर्थात वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या फिर इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, WMO अर्थात वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है ना, वो पिछले 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा बढ़ चुका है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 84, इसमें मैच करना है। क्या क्या मैच करना है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 और इसमें डे लिखा हुआ है बेसिकली, और इधर इसकी थीम लिखी हुई है। ठीक, इधर लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025, उसकी थीम लिखी हुई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। दूसरा है नेशनल सेफ्टी डे 2025, सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों ऑप्शन सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आपको बताना है, आपके लिए कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है और नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, अ बुक टाइटल्ड दिया सलाई was recently seen in the news, it is an autobiography of। किसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई? ऑप्शंस हैं कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, अमृता प्रीतम, या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल का पीस प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, आपको बताना है इनको कब दिया गया था नोबेल का पीस प्राइज। भारत के रहने वाले हैं ये। अगला क्वेश्चन है 86, recently conducted first ever survey shows that India has 6,327 river dolphins. Which other state has highest number of river dolphins? तो अभी रिसेंट में सर्वे किया गया था रिवर डॉल्फिन्स का, और टोटल कितनी डॉल्फिन्स आई हैं? 6,327। अब कह रहा है कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा रिवर डॉल्फिन्स है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में भाई साहब सबसे ज्यादा रिवर डॉल्फिन्स है। और अगर उत्तर प्रदेश में इसकी जनसंख्या की बात करें तो टोटल लगभग 2000, लगभग क्या एग्जैक्ट यही है 2397। ठीक है, 2397 ये यूपी में है। और इसके बाद में दूसरा नंबर आता है बिहार में, फिर तीसरा नंबर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आसाम, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब। इन सारे स्टेट्स की मिला करके, और इनमें जो लगभग 28 रिवर्स हैं उन सब में इनकी जनगणना हुई रिवर डॉल्फिन्स की। टोटल संख्या निकल के आई है 6,327। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लू घोस्ट मिशन 1 हैज लैंडेड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून, एक्चुअली दिस इज रियर साइड ऑफ मून, इट वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस देश ने इसको लॉन्च किया था ब्लू घोस्ट मिशन 1? तो कौन लॉन्च कर सकता है? एक्चुअली एक यूएस बेस्ड है, कंपनी है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ की कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, जिसने कि ये मिशन लॉन्च किया था ब्लू घोस्ट मिशन 1। और जो मून का रियर साइड है इसका नाम है मेयर क्रिसियम। वहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, MARE और MARE तो मैंने लिख ही दिया, बट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CRICIUM, इधर MARE, मेयर क्रिसियम। ये एक पार्ट है, ठीक है, मून का एक हिस्सा है, एक साइड है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया है। ये एक फ्लैट प्लेन है जो कि वहाँ पे एक क्रेटर बन गया है, उसी का नाम है। ठीक, एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट की वजह से। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, Gujarat has emerged as the national leader in mangrove afforestation, covering 19,020 hectares in just 2 years under the centre's Mishti scheme. With reference to Mishti scheme, consider the following statements. तो भैया गुजरात जो है एक नेशनल लीडर बन के निकला है मैंग्रोव एफोरेस्टेशन कवरिंग को लेकर के। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है मिस्टी स्कीम, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे इट वाज लॉन्च्ड इन 2023 एंड इट एम्स टू इंक्रीज द मैंग्रोव कवर
along the coastline and on salt pan lands। कह रहा है इनमें से कौन से सेंटेंस सही हैं। ठीक, सो अगर मिष्टी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये इसका फुल फॉर्म है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें कि जो कोस्ट लाइन एरियाज हैं और जो सॉल्ट पैन लैंड्स हैं उनमें जो मैंग्रोव्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनमें बढ़ोतरी हो, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अगर इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था। इस मिशन को, जो मिष्टी स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया था? तो 5 जून 2023 में। ये 2023 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो 5 जून 2023 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, उसके दिन इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 2927.71 करोड़ फॉर प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन के लिए इतना पैसा सरकार ने खर्चा किया, which includes establishing a National Referral Center for Wildlife (NRCW) in Gujarat's Junagadh district. The project line was launched in। तो कह रहा है इसके लिए गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ भी इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा इस पैसे से। तो बेसिकली ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च कब किया गया था। ऑप्शंस हैं 2016, 2017, 2020 या 2022। तो सही उत्तर है 15 अगस्त 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको प्रोजेक्ट लॉयन को लॉन्च किया गया था। और इसका मेन मकसद ये था कि जो ह्यूमन लॉयन कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको कम किया जा सके, इसको कैसे कंजर्व करना है लॉयंस को, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। अगर लॉयन की बात करें, कंजर्वेशन स्टेटस जो है तो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, चलो इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ें अगर, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? क्रिस्टी कोवेंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक, फिर है मार्क कार्नी हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। क्रिस्टियन स्टॉकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑस्ट्रियन चांसलर। यमांडू ओरसी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पराग्वे। इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिस्टी कोवेंट्री की, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का, तो बिल्कुल सही है। फिर है मार्क कार्नी, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ठीक है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। फिर क्रिस्टियन स्टॉकर, इनको अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रिया का चांसलर। ये तो सही था यहाँ तक, बट यामांडू ओरसी जो है ना, वो पराग्वे की प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए, वो बनाए गए उरुग्वे की। ठीक है, उरुग्वे के ये प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोपवे प्रोजेक्ट फ्रॉम सोनप्रयाग टू केदारनाथ विद इट्स रेफरेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कैबिनेट कमेटी है किस पे? इकोनॉमिक अफेयर्स पे। चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन कौन? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने अप्रूव किया है कि भैया देखो, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक एक रोपवे बनेगी। ठीक, अब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इनमें से कह रहा है कौन सा सेंटेंस सही है। पहला है कि इट विल बी अ 12.9 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे। ये तो सही है, इतनी इसकी लंबाई होने वाली है। दूसरा, केदारनाथ इज वन ऑफ द 12 सैक्रेड ज्योतिर्लिंगास। हाँ बिल्कुल सही है, 12 ज्योतिर्लिंग जो है सनातन धर्म के, उसमें से एक केदारनाथ है। ठीक, सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो द राइट सेंटेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दोनों सेंटेंसेस, पहला और दूसरा, दोनों बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ देखें। रिसेंटली आचार्य लोकेश मुनि इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में आचार्य लोकेश मुनि ने एक इनॉग्रेट किया भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया? बेंगलुरु, गुरुग्राम, अयोध्या या फिर इंदौर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुड़गांव में इसको भैया इनॉग्रेट किया गया है। और ये इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है। ये आचार्य लोकेश मुनि जी हैं जो कि अहिंसा विश्व भारती के फाउंडर हैं। ठीक है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। इसका इनिशिएटिव जो लिया गया है वो इसलिए लिया गया है ताकि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है
उसको एड्रेस करते हुए जो विश्व शांति की स्थापना है उसको की जाए, विश्व में शांति बनाई रखी जाए, एक नॉन वायलेंट वर्ल्ड हो, जो स्ट्रेस फ्री दुनिया हो, अहिंसा से भरी हुई दुनिया हो, हिंसा मुक्त दुनिया हो, है ना, अहिंसा हो हर जगह, कोई किसी को मारे काटे ना, उसके लिए ये वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ आते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है, गलत कौन सा है। तो सेंटेंसेस है, चिले ओपन 2025 वाज हेल्ड इन सैंटियागो, विदर्भ बिकेम अ रणजी 2024-2025 चैंपियन, द सेकंड एशियन योगासन चैंपियनशिप टुक प्लेस इन गुरुग्राम, या फिर द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 3 टाइम्स। इनमें से कह रहा है कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो देखो कौन सा सेंटेंस गलत है। चिली ओपन 2025 जो हुआ वो तो सैंटियागो में हुआ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर विदर्भ जो है वो रणजी 2024-25 का चैंपियन बना, ये भी सही है। सी जो है द सेकंड एशियन योगासन चैंपियनशिप, ये गुड़गांव में नहीं हुआ है भाई साहब, ये हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है चैंपियनशिप का, सेकंड एशियन योगासन चैंपियनशिप, गुड़गांव में नहीं, न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। बाकी का जो चौथा सेंटेंस है, द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 3 टाइम्स, तो बिल्कुल सही है, 3 बार भारत जीत चुका है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 94, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन bestowed with the prestigious honorary order of freedom of Barbados award in recognition of his strategic leadership and valuable assistance during the COVID-19 pandemic. Barbados is an island country in, तो देखो हाल ही में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को बारबाडोस जो एक कंट्री है वहाँ का एक अवार्ड दिया गया। ये काफ़ी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। क्यों दिया गया? कोविड-19 जो महामारी थी उसके समय पे इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप दिखाई और लोगों को सहायता पहुंचाई, अलग अलग देशों में दवाइयाँ वैक्सीन्स भिजवाई, उसके लिए एक वैल्यूएबल असिस्टेंस देने के लिए बारबाडोस ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा है। कह रहा है ये बारबाडोस किस, चूंकि एक आइलैंड कंट्री है तो कह रहा है किस ओशन में है। ऑप्शंस हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अटलांटिक ओशन में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, पयोधी अ ह्यूमन मिल्क बैंक हैज बीन सीन इन द न्यूज विद इट्स रेफरेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो पयोधी का मतलब ही दूध होता है ना, बट चूंकि देखो पयोद जो होता है, पयोद वो तो दूध को कहते हैं, बट पयोद ही जो होता है दूध का भंडार है ना। जब लास्ट में ये हिंदी के ग्रामर है, हिंदी की ग्रामर में जो लास्ट में ऐसे लग जाता है ना धी, तो धी लगता है अधिकता के लिए, जैसे जलधि, जल और धी जुड़ जाता है यानी जल की अधिकता है, तो वो कहाँ पे है, समुद्र में है ना, वो भंडार है तो उसको जलधि कैसे, वैसे ही पयोधी, तो पयोधी का भंडार। तो ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया है, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है देखते हैं। तो इट वॉज लॉन्च्ड बाय द एम्स दिल्ली, या फिर दूसरा सेंटेंस है इट कलेक्ट्स प्रोसेसेस एंड स्टोर्स पास्चराइज्ड डोनर मिल्क फॉर प्री मेच्योर एंड क्रिटिकली इल न्यूबॉर्न्स। उनके लिए ये खोला गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। एम्स दिल्ली ने इसकी शुरुआत करी, एक ह्यूमन मिल्क का बैंक बनाया, यानी कि जो महिलाएं हैं जो स्तनपान करवा सकती हैं, जो कि लैक्टेटिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग विमेन हैं, वो अपनी स्वेच्छा से अपना जो दूध है उसको डोनेट कर सकती हैं और उस मिल्क को रखा जाएगा एक बैंक में, ताकि जो प्री मेच्योर बेबीज़ हैं या फिर जो बीमार बच्चे पैदा होते हैं, जिनको मुश्किल होती है, कई बार क्या होता है बच्चे पैदा होते हैं बट माओ के दूध नहीं उतरता है तो दूध मिलने में मुश्किल हो जाती है, उनको इससे सहायता मिलेगी, उस बैंक से लोग उस दूध की व्यवस्था कर पाएंगे। सो एक काफ़ी इट्स अ वेरी गुड स्टेप जो कि एम्स दिल्ली ने लिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, द 24th edition of the World Sustainable Development Summit took place recently with its reference consider the following statements। तो 24वां एडिशन हुआ है किसका, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का। कह रहा है इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, या फिर थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या थी, पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। कह रहा है कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ये 24th एडिशन था एज यू नो,
और ये ऑर्गेनाइज किसने किया? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। यही इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 97, तोरखम बॉर्डर। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग was recently seen in the news. It is a major crossing between which of the following two nations? तो तोरखम बॉर्डर है, काफी ज्यादा न्यूज में था। कह रहा है किन दो देशों के बीच में ये बॉर्डर आता है? ऑप्शन है ईरान एंड इराक, यमन एंड ओमान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यूक्रेन एंड रशिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये बॉर्डर आता है। तो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वहां से, और जो अफगानिस्तान का नांगरहार प्रोविंस है, इन दोनों प्रोविंसेस को ये कनेक्ट करता है तोरखम बॉर्डर, ठीक। जीटी रोड के साइड में वहीं पे आपको मिलेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 मार्च, 5 मार्च, 14 मार्च या फिर 28 मार्च। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 99, स्फेरेक्स। स्फेरेक्स वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज विद इट्स रेफरेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हाल ही में स्फेरेक्स जो है काफी न्यूज में था, और इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसको जाक्सा कहते हैं। इट एम्स टू स्टडी द अर्ली यूनिवर्स। कह रहा है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? सो पहली बात अगर हम देखें तो ये स्फेरिक्स जो है इसकी फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपो ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइसेज एक्सप्लोरर। काफी लंबा नाम है, स्फेरिक्स याद रखो। तो ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जो अर्ली यूनिवर्स है, कैसे यूनिवर्स का उद्भव हुआ, कैसे इसकी ओरिजिन हुई, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, लाइफ फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुई, हर एक चीज की, उसको स्टडी करने के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जापान के द्वारा नहीं किया गया, इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है। ये एक 2 साल का मिशन है जो कि अर्ली यूनिवर्स को स्टडी करेगा। सो पहला तो गलत है, उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि दूसरा सही है, दूसरा सेंटेंस ही सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो एंड लास्ट ऑफ दिस मंथ। असर्शन लिखा हुआ है रेड रॉट इज अ फंगल डिजीज कॉज्ड बाय कोलेटोट्राइकम फैल्केटम और इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर। ये रीजन लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगर इसकी बात करें रेड रॉट की, देखो तो अभी हाल ही में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे एक ज़िला है मुजफ्फरनगर, वहाँ पे कई सारे किसान हैं, गन्ने के किसान, स्पेशली ये जो बीमारी है गन्ने की फसल में लगती है। तो गन्ने की किसानों ने इसको रिपोर्ट किया कि भैया हमारे गन्नों में ये रोग हो गया है, रेड रॉट कहते हैं। ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि कलेटोट्राइकम फैल्केटम एक जो होता है, जिसको बोलते हैं ना फंगल डिजीज, फंगस जो होता है, उसके द्वारा इसको अफेक्ट किया जाता है, मतलब शुगर केन क्रॉप को अफेक्ट किया जाता है। और ये होता कैसा है, चूंकि ये रेड रॉट है ना, तो ये एक रेडिश डिस्कलरेशन होता है जो कि गन्ना होता है ना, अंदर से इसको बेकार कर देता है। मतलब अगर आप इसको तोड़ के देखोगे ना तो इसमें लाल लाल जैसा दिख जाएगा, पूरा खराब हो जाता है गन्ना, खत्म हो जाता है। इसको कई बार लोकल लोग लाल सड़न भी बोलते हैं, क्योंकि बेकार हो जाता है ना, फिर किसी काम का नहीं बचता। उसको अगर आप उसका रस निकालोगे ना तो ऐसे एकदम खट्टा अल्कोहल जैसा उसका ऑर्डर आता है, स्मेल, तो वो बेकार हो जाता है। बट अब ये कह रहा है भैया कि दूसरा जो लिखा हुआ है इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर, क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है भाई। जो इसका जो स्प्रेड होता है ना वो एयर वाटर और इन दोनों के थ्रू इसको ये फैल जाता है। तो कह रहा है देखो भैया दोनों तो सही है, बट ये दूसरा जो ऑप्शन है ना वो पहले का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब रेड रॉट जो है वो फंगल डिजीज है, क्यों होती है वो तो नहीं बताया गया ना। यहाँ पे जस्ट दोनों एक तरीके से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन वो सही नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ठीक। सो एज आई सेड दीज वर इम्पॉर्टेंट 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मार्च महीने के थे 2025 के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको एकदम अच्छे से पढ़िएगा। 4 वीडियोस हैं। अगली वीडियो में लेके आऊँगा अप्रैल महीने के, और मैं प्रयास करूँगा इनको जल्दी से लेकर के आऊँ ताकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं आप टाइमली उनकी प्रिपरेशन कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।